हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाओं का कामकाज चैप्टर 5 इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें कहता है इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब यह कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो हमारी व्यवस्था है यानी कि डेमोक्रेसी जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर हमारे जो रूलर्स हैं उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के अंदर काम करना होता है, यानी कि कायदे कानून उनके लिए भी बने होते हैं। और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन वाला चैप्टर है उसके अंदर हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन जब किया गया था तो उसके अंदर सारी बातें लिखी गई थी। अब यहाँ पर जो रूलर्स हैं उनको जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रहकर और उनके साथ रहकर भी काम करना होता है। तो इसी टाइप से हम यहाँ इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो फैसले किए जाते हैं उनको कैसे लिया जाता है, टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उनको कैसे लागू किया जाता है, यानी हम ये इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर कोई डिसीजन है और उसको लिया गया है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है यानी कि कोई विवाद आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व यानी कि उसको ख़त्म किया जाता है, सुलझाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब का जो रोल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इनको चलाने वाले कौन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये हम जो पहले जो चैप्टर कर चुके हैं उनके अंदर इनका डिटेल में हम रीड कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं और जो दूसरी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे जुड़ी हुई हैं। यानी कि जैसे आप क्लास फर्स्ट से सेकंड में आए हो तो आपको फर्स्ट क्लास करने की क्या ज़रूरत है, आपको सेकंड क्लास में कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं। तो ये काम करने का इनका तरीका क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हमें देखेंगे कि इनके जो काम करने के तरीके हैं वो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। इस टाइप से भी इस चैप्टर के अंदर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। फिर हमारा जो एम है वो ये समझना है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं, सरकार का काम करती हैं, और जो हम डेमोक्रेटिक वे है इनका काम करने का वो तरीके के बारे में भी इसके अंदर रीड करेंगे। फिर आ जाता है हमारा जो चैप्टर है, इसके अंदर एग्जांपल्स लेंगे वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसके जो काम करने के तरीके हैं उसके एग्जांपल्स देंगे। फिर हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम केंद्र या संघ, फेडरल सरकार भी कहते हैं। तो इस टाइप से हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे सारा कि यहाँ पर जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है उनका काम करने का तरीका क्या है। फर्स्ट टॉपिक है आपका हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उसको कैसे किए जाता है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया गया है अगस्त 13, 1990 13 अगस्त 1990 का दिन है। और यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक ऑर्डर पास किया है। इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि यहाँ पर जैसे जो सरकारी ऑर्डर होते हैं एक तरह से हम इसको नोटिस की तरह देखेंगे। नोटिस सिंपल एक नोटिस होता है। जैसे आपने स्कूल्स में भी देखा है कि कई बार जो स्टाफ को स्कूल्स में जो प्रिंसिपल हैं या फिर कोई क्लरिकल कहीं ऑफिस से भी नोटिस आता है, जैसे कि किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आई है तो उसका नोटिस आता है, या फिर कोई मीटिंग है उसका नोटिस आता है। तो इसी टाइप से एक नोटिस की तरह इसको हम देखेंगे इजी तौर पे कि हमें इसको समझ सकें आसानी से। अब यहाँ पर जैसे अगर कोई स्कूल के अंदर नोटिस दिया जाता है तो उसके अंदर डेट डाली जाती है
डेट मेंशन की जाती है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगी तो मुश्किल हो जाएगी। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर रखा है मैंने, OM नंबर 3601213/13/90। यानी कहने का क्या मतलब है, OMN नंबर यानी कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर पास किया गया उसका एक नंबर है ये 36012/31/90। तो यहाँ पर ये इसका एक केस नंबर हो गया है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसके ऊपर डेट डाली जाती है या फिर जो नोटिस नंबर है वो डाला जाता है। मान लो कोई 21 है या 22 है, उस कॉपी के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर पहले से ही नोटिस है, और उसके बाद उसको सही तरीके से, ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डेट भी डाली जाती है और उसके ऊपर उसका नंबर भी डाला जाता है। जैसे आप नोटबुक्स होती है, नोटबुक्स के ऊपर नंबरिंग करते हैं ताकि जो आप इंडेक्स प्रिपेयर करते हो उसके अंदर आप सही तरीके से पेज मेंशन कर सको। तो इस टाइप से यहाँ पर एक OM नंबर दिया गया है जिसके अंदर जो शिकायत की है जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस साइंड द ऑर्डर। अब यहाँ पर जो शिकायत की गई है वो पेंशन जहाँ पर बनती है उस डिपार्टमेंट में की गई है, और यहाँ पर जो जॉइंट सेक्रेटरी है उन्होंने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर साइन है। अब एक ही छोटा सा ये कह सकते हो ऑर्डर है जिसको ये, और एक ही पेज का है ये। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, बेली 1 पेज, यानी कि एक ही पेज का है। अगर आप इसे देखेंगे तो सिंपल ही सर्कुलर, ऑर्डिनरी सर्कुलर या नोटिस की तरह दिखाई देगा, जैसे कि आपने स्कूल में देखते हो। अब यहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेली कोई ना कोई ऑर्डर पास करती रहती है। जैसे कि मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पंचायत है गांव की, तो वो एक ऑर्डर पास कर दिया उसने कि भी सड़कें साफ़ होनी चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद उसने एक सर्कुलर और पास कर दिया कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। फिर एक सर्कुलर पास कर दिया कि भी जो नाले हैं वो सही तरीके से बने होने चाहिए, ढके होने चाहिए। या फिर एक सर्कुलर पास कर दिया कि वैक्सीनेशन होगा, ठीक है। तो सभी जो गांव वाले हैं उनको पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। तो इस टाइप से क्या है, डेली कोई ना कोई सर्कुलर जारी होता रहता है। लेकिन ये जो ऑर्डर था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो ऑर्डर था इस पे कई सालों तक डिबेट होती रही, यानी कि ये कंट्रोवर्शियल था। इस पे कंट्रोवर्सी होती रही, कई साल तक इसमें विवाद होता रहा। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया, और क्या डिसीजन लिया गया और इसके बाद क्या हुआ, ये जो फैसला हुआ इसका, उसकी जो डिसीजन लिया गया था उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ वही हम इसके अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया कि जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जितने भी वैकेंसीज़ हैं या सिविल पोस्ट हैं या सेवाएं हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट होती हैं, उनके अंदर 27% वैकेंसीज़ को, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हो कि नौकरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 27% जो इकोनॉमिकली वीक हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, सोशली यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं SEBC। S से सोशली, E से इकोनॉमिकली, B से बैकवर्ड, C से क्लास। तो SEBC इस क्लास के लिए यहाँ पर ये कहा गया कि हर पोस्ट के अंदर इनकी 27% क्या रहेंगी, वैकेंसी आरक्षित रहेंगी, यानी कि सिक्योर रहेंगी, यानी कि रिजर्व्ड रहेंगी। अब जिन जातीय समूह के पास जो सरकार जिनको बैकवर्ड क्लास मानती है, उन्हीं का नाम इसके अंदर आएगा SEBC में। तो यहाँ पर अब जो रिज़र्व की जाएंगी, सीट्स जो रिज़र्व की जाएंगी या वैकेंसी जो रिज़र्व की जाएंगी, वो केवल जो उसका बेनिफिट होगा वो किसको होगा, जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति। यानी कि इसमें जो रिज़र्व की गई थी नौकरी के अंदर, वो सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को ही इसका बेनिफिट मिल रहा था। अब जो SEBC था
उसने सोशल और जो एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हुए थे, यानी कि जो ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उन लोगों के लिए एक यहाँ पर लिस्ट तैयार करी। यानी कि इन्होंने एक क्लास जो कोटा था उसको तैयार किया, और ये कोटा जो 27% था इसको अलग किया गया था, और जो दूसरे लोग थे उनको भी यहाँ 27% जो जॉब्स थी उसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकते थे। यानी कि 27% जो सीट्स थी या जॉब्स थी, इनको हम सीट की तरह ही करेंगे कि 27% सीट्स या जॉब्स थी, उसके अंदर यहाँ दूसरी कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग इसके अंदर कोई भी कंपटीशन या कंपीट नहीं करेंगे। द डिसीजन मेकर्स, अब निर्णय करने वाले कौन होते हैं, यानी कि डिसीजंस लेने वाले कौन होते हैं, ये डिसाइड कौन करता है। तो सीधी सी बात है कि अकेला आदमी तो इसमें कोई डिसीजन ले नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि पहले यहाँ पर क्या करवाया गया कि सभी के साइन करवाए गए, जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर सभी के साइन करवाए गए। फिर वह जो लोग थे वो अपने अपने जो ये कह सकते हो कि मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के पास गए और फिर उनको वहाँ से साइन करवाए। तो इस टाइप से क्या हुआ कि जो पब्लिक ग्रेवेंसीज और पेंशन है ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज ए पार्ट, वी कैन गेस दैट सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि यहाँ डिफरेंट जो एक तरह से कह सकते हो कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी ने इसके अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, साइन किए। लेकिन यहाँ पर डिसीजंस वो खुद नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो डिसीजन होते हैं वो अकेला आदमी नहीं ले सकता है, और इसके अंदर सभी लोग जितने भी बड़े जो फंक्शनरीज हैं, यानी कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो सारे इसके अंदर क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। तो हमने जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर इसके बारे में पढ़ा था, टॉपिक्स हमने 8th क्लास में पढ़े थे, और लेकिन फिर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। पहला है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सबसे पहला तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, वो हमारा क्या रहेगा, हेड रहेगा, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर हम इसको देखें तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि इसको हम फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं कंट्री का, यानी कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। अब सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है, गवर्नमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, और यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो सरकार है उसके अंदर जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, ये वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये सभी जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री के साथ, यानी कि चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स लेते हैं, और फिर और भी जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, यानी कि ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी भी मीटिंग लेते हैं, और लास्ट में जो फाइनलाइज करते हैं कि भी हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं। तो ये काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। थर्ड है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब यहाँ जो प्रधानमंत्री है, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ तक उसने क्या किया है कि जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसके अनुसार क्या करते हैं कि एक ये कह सकते हो कि मंत्रिमंडल बनाते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है, ताकि वो सही तरीके से मिलकर कोई भी डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर सीधे सी बात है कि हमारे यहाँ 2 सभाएं होती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि एक तरह से हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हो गए, 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के मेंबर्स का, अगर जब तक उसको बहुमत यानी कि मेजॉरिटी, उसको समर्थन उसको प्राप्त है, यानी कि उसका सभी मंत्री उसका साथ दे रहे हैं,
तो वो क्या कर सकता है, अपनी गवर्नमेंट सही तरीके से चला सकता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी मेजॉरिटी है उसको यानी कि प्रधानमंत्री को इसका क्या होना चाहिए, उसको मेंबर को मिलना चाहिए। तो इस टाइप से हमने देखा कि so were all these people involved in the decision regarding the office memorandum? Let us find out। अब हम देखते हैं कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई फैसले का मामला है, तो ये सभी लोग इसके अंदर शामिल होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। अगर हम देखें कि जो एक सरकारी जो ऑर्डर था, ये एक लंबे टाइम का हम ये कह सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक दिन में पास नहीं किया गया। इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स हैं, यानी कि कोई आंदोलन किया होगा, रैली की होगी, यानी धरना दिया होगा, या फिर कुछ भी। यानी कहने का मतलब है कि ये एक ही दिन के अंदर डिसाइड नहीं किया गया था, इसके पीछे इवेंट्स हैं, यानी कि लंबा टाइम है जिसका ये लास्ट में कंक्लूजन या इसका परिणाम निकाला गया था। तो अब जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने 1979 में एक जो दूसरी जो बैकवर्ड क्लास थी उसके लिए एक यहाँ पर कमीशन बनाया गया, और कमीशन की जो हेड थे वो कौन थे, बीपी मंडल थे। और इसी कारण जो ये कमीशन बनाया गया था, ये एक बीपी मंडल के नाम के आदमी के ऊपर था, इसी कारण इसको मंडल कमीशन भी बोलते थे, यानी पॉपुलरली कॉल द मंडल कमीशन, इसको मंडल कमीशन भी बोलते थे। अब इस मंडल कमीशन का काम क्या था? अब इस मंडल कमीशन का जो सोशली और इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई किया, फिर उनका एक क्राइटेरिया बनाया कि भी किस टाइप से उनको जो पिछड़ापन है यानी कि बैकवर्डनेस है उसको दूर करेंगे, दूर करने का तरीका क्या होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो एक कमेटी बना दी जाती है, जैसे कि मान लो सपोज करो एक स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर एक बच्चे ने चोरी की है। अब चोरी करने के लिए हमें पता है कि एक बच्चे ने चोरी की है, लेकिन अब उसका सही तरीके से जजमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि 2-3 बच्चों को एक कमेटी बना दी जाती है जिसके अंदर बच्चे भी शामिल होते हैं, टीचर भी शामिल होता है, और भी जो स्कूल के जितने भी पियोन वगैरह हैं या जिसने उसको करते हुए देखा है, चोरी करते हुए देखा है, उनको भी शामिल किया जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक कमेटी बना दी जाती है जिससे कि लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है ये देखा जाता है। तो सेम ऐसे एक यहाँ पर एक मंडल कमीशन था जिसका काम था कि भी जो सोशली या इकोनॉमिकली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास थी उनको कैसे इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। अब यहाँ पर उन्होंने इसके कुछ तरीके भी बताए कि भी किस टाइप से रिपोर्ट के अंदर मतलब ये था कि भी दूर करने के जो तरीके थे वो बताए गए। तो इस जो आयोग था, ये जो कमीशन था, उसने 1980 में गेव द रिपोर्ट एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस, यानी कि 1980 में इन्होंने जो कमीशन था उसको अपनी क्या दे दी, लिस्ट पकड़ा दी, यानी कि जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी और उसके अंदर रिकमेंडेशन जो उसने बताया था कि क्या क्या करना चाहिए ये भी उसके अंदर बता दिया गया। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि उसके अंदर जितनी भी मुश्किलें थी उन सब का सॉल्यूशन बता दिया गया था। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स थी या सोशल या एजुकेशनल रूप से जो लोग पिछड़े हुए थे उनको ये कह दिया गया कि 27% यहाँ पे क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दी जाएगी, यानी कि आरक्षण दिया जाएगा। और इस जो ये रिकमेंडेशन किया गया था इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहला कौन है, प्रेसिडेंट, सेकंड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और थर्ड कौन है,
मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो अभी क्या किया गया कि एक लिस्ट बना दी गई, उसके अंदर रिकमेंड कर दिया गया कि भी क्या क्या तरीके हमें अपनाने हैं, और इस जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसकी जो डिस्कस किया गया पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि क्या ये सही तरीका है या गलत।